नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विमल सिंह। बालाजी स्टडी अड्डा में आप सभी का स्वागत है। डीएलएड चतुर्थ सेमेस्टर की 2020 की क्लासेस जैसे कि हम ऑलरेडी स्टार्ट कर चुके हैं, जिसमें हमने मैथ सबसे पहले सब्जेक्ट चुना है, जिसके अंतर्गत आज हम देखेंगे उसका क्लास नंबर जो है वो 4। इससे पहले हमने क्लास नंबर 3 देखा था, जो कि आपको साइड में आई बटन में पिछला वाला वीडियो मिल जाएगा, उस पर क्लिक करके आप देख सकते हैं। और आज का जो हमारा क्लास नंबर 4 का टॉपिक होगा वो होगा दशमलव संख्याओं का वर्गमूल, घनमूल देखेंगे। और उसके साथ साथ जो अन्य प्रश्न हैं वो इसी टॉपिक से रिलेटेड जो आपके पूछे जाते हैं, उन सभी को हम इसी में कवर करेंगे। आज की इस क्लास में ये टॉपिक आपका पूरा कंप्लीट हो जाएगा। क्लास नंबर जो 5 होगी उसके बाद जो हमारा चैप्टर का सीरियल जो चल रहा है वो प्रायिकता वाला आएगा, जिसको हम अगली वाली क्लास में जो है वो देखेंगे। वीडियो को लाइव देखने का समय क्या है? शाम के 8 बजे। तो आप सभी लोग लाइव आकर वीडियो देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं पिछले वाले वीडियो में जो मैंने प्रश्न पूछा था उसके उत्तर की। जो इससे पहले वाला क्लास था उसमें हमने वर्ग, वर्गमूल, घनमूल सभी की बात कर ली थी, भाग विधि से भी और गुणनखंड विधि से भी, और साथ में और भी बहुत टाइप के प्रश्न देखे थे। परंतु दशमलव संख्याओं पर आधारित आपके जो वर्गमूल थे वो इस वाले चैप्टर में थे, इसीलिए मैंने उसमें नहीं कराए थे। तो चलिए अब देखते हैं। सबसे पहले इस जो प्रश्न पूछा था इसका सॉल्यूशन। प्रश्न क्या था? वह छोटी से छोटी संख्या जिसे 63,520 में से घटाने पर एक पूर्ण वर्ग प्राप्त हो, वो संख्या क्या होगी? तो मैं यहाँ पर पूरा प्रोसीजर नहीं करके बता रहा हूँ, मैं आपको सीधे बता देता हूँ कि छोटी से छोटी संख्या जिसे बात की गई है 63,520, इसमें से घटाने पर एक पूर्ण वर्ग प्राप्त हो। यानी कि जो ये संख्या है ये अभी पूर्ण वर्ग नहीं है। इसमें से आपको एक ऐसी संख्या लेंगे जो घटाएंगे इस 63,520 में से। कोई भी संख्या हो सकती, छोटी संख्या होगी जैसे कि 10, 20, 30, 40 कुछ भी, तो इसमें घटाने पर ये संख्या पूर्ण वर्ग हो जाएगी। अब आपको निकालना क्या है कि इस टोटल संख्या में वो कितनी एक्स्ट्रा संख्या है जिसके कारण आपकी ये संख्या पूर्ण वर्ग नहीं है। बात को समझिए मेरी। तो आप इसका क्या निकालेंगे? भाग विधि से वर्गमूल निकालेंगे। उसके बाद क्या होगा? अंत में इसमें बचेगा शेष। मैं इस पर बेस्ड सारे क्वेश्चन बता चुका हूँ, इसलिए मैं डायरेक्ट में आपको समझा देता हूँ कि किस प्रकार से होगा। तो अंत में शेष जो आपका बचेगा, इस प्रश्न में शेष जो आपका बचेगा वो बचेगा आपका 16। तो 16 आपका अंत में शेष जो है वो बचेगा। अब ये 16 क्या दर्शाता है? बस इसी पॉइंट को आपको समझना है। 16 ये दर्शाता है कि यदि 63,520 में से आप 16 को घटा दें तो जो प्राप्त संख्या होगी वो आपकी एक पूर्ण वर्ग संख्या होगी। यानी कि आप इसी 16 में से घटा दीजिए, 63,520 में से आप 16 को घटा देंगे तो आपका मान 10 में 6 जाएगा तो बचेगा 4। यहाँ पर एक ऑलरेडी हासिल ले लिया तो 0 बचेगा, यहाँ पर 5, यहाँ पर 3, यहाँ पर 6, 63,504 आएगा, जो कि आपका एक पूर्ण वर्ग है। और ये किसका होता है? तो ये आपका 252 का स्क्वायर जो है उसके बराबर होता है। प्रश्न में क्या पूछा गया था कि वह छोटी से छोटी संख्या बतानी है। तो संख्या तो आपकी यही थी 16, जिसे आप इस 63,520 में से घटाने पर एक पूर्ण वर्ग संख्या आपको प्राप्त होगी। तो वो संख्या आपकी 16, यानी इस प्रश्न का उत्तर 16 जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। समझ में आपको आ गया होगा। क्यों? क्योंकि इस पर बेस्ड मैंने आपको प्रश्न पिछले वाले क्लास में करवा भी दिए थे, जिससे कि आप इस प्रश्न को जो है वो कर सकें। तो 2 प्रश्न पूछे थे, पहले वाले इस प्रश्न का उत्तर 16 हो गया। अब देखते हैं दूसरे वाले प्रश्न को। तो दूसरा वाला प्रश्न आपका था कि 1008 को किस एक अंक वाली संख्या से विभाजित किया जाए कि भागफल एक पूर्ण वर्ग बन जाए। यहाँ पर एक चीज अच्छी मुझे देखने को मिली कि मैंने जो कहा था इसका आंसर बताइएगा तो कमेंट में, तो काफ़ी लोगों ने ट्राई किया था इन दोनों का ही प्रश्न का आंसर करने का। ये बहुत अच्छी चीज़ है। क्यों? क्योंकि जितना ज़्यादा आप ट्राई करेंगे उतनी मैथ आपको अच्छी आएगी। अब देखिए इस प्रश्न में क्या करना है। 1008 को किस एक अंक वाली संख्या से विभाजित करें, और मेन आपको क्या बनाना है? एक पूर्ण वर्ग बनाना है। तो आप क्या कर सकते हैं? मैंने आपको पहले भी बताया था कि 1008 के गुणनखंड कर लीजिए। अब गुणनखंड किस प्रकार से होंगे, चलिए यहाँ पर साइड में इस प्रश्न को करके भी दिखा देते हैं। 1008 को आप गुणनखंड
2 से काटेंगे तो 2 पंचे 10 होगा, फिर ये वाला आपका 0 उतरेगा, फिर यहाँ पर 2 4 जा 8 होगा। इसी प्रकार आगे तो 2 2 जा 4 होगा, उसके बाद एक इधर जाएगा तो 2 5 जा 10 होगा, यहाँ पर 2 2 जा 4 होगा। फिर आगे सॉल्व करेंगे तो 2 1 जा 2 होगा, यहाँ पर 2 2 जा 4 होगा, एक इधर जाएगा तो 2 6 जा 12 होगा। इसी प्रकार और आगे आप करेंगे तो 2 से यहाँ पर आपका 2 6 जा 12 होगा और यहाँ पर 2 3 जा 6 हो जाएगा। और आप आगे सॉल्व करेंगे तो 2 से आप ये आपका नहीं कटेगा, अब आप काटेंगे 3 से, तो 3 2 जा 6 होता है, 3 1 जा 3 होता है। फिर 21 को आप 3 से काटेंगे तो 3 आपका 7 जा 21 होता है और लास्ट में आपका 7 से कटेगा 7 एकन्नम 7 जो है वो होता है। तो इस प्रकार से आपके इसके गुणनखंड हो जाएंगे। ये आपका लास्ट में एक जो है वो बच रहा है। तो आप गुणनखंड को एक साइड में लिख लीजिए, मैं नीचे यहाँ पर लिख देता हूँ। 2 आपका 4 बार आया है, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, फिर उसके बाद 3 2 बार आया है और एक बार आपका 7 आया। ये आपके 1008 के गुणनखंड हो गए। अब प्रश्न में कह रहा था कि किस एक अंक वाली संख्या से इसे विभाजित किया जाए कि भागफल एक पूर्ण वर्ग बन जाए। यानी अभी ये आपका पूर्ण वर्ग नहीं है। क्यों? क्योंकि मैंने आपको बताया था पूर्ण वर्ग निकालने के लिए आप क्या करते हैं, इस गुणनखंड विधि से इसमें पेयर बनाते हैं। देखिए 2 2 का पेयर बन रहा है, 2 2 का पेयर बन रहा है, 3 3 का पेयर बन रहा है, पर 7 के साथ एक और 7 होता तो इसका पेयर बनता, तब आपका जो संख्या है वो आप निकाल सकते थे। पर यहाँ पर 7 नहीं है तो बस यही 7 आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। यानी कि वो 1008 जो है उसको किसी एक अंक वाली संख्या से विभाजित किया जाए तो 7 से विभाजित किया जाए कि भागफल आपका एक पूर्ण वर्ग जो है वो बन जाए। तो यही 7 जो है इस वीडियो का उत्तर जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। समझ में आपको ये भी आ गया होगा क्योंकि इस पर बेस्ड भी मैंने आपको प्रश्न इससे पहले वाले पार्ट में करा दिया था। तो आई होप लगभग सभी लोगों का आंसर सही गया होगा। चलिए अब शुरू करते हैं अपने इस वीडियो के प्रश्न। तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे, जो दशमलव संख्याएं हैं इस पर आधारित जो है आपका वर्गमूल एक देखते हैं। तो प्रश्न लिख लेते हैं। प्रश्न आपका है 1 5 0 दशमलव 0 6 2 5। आपने वर्गमूल सीख लिया तो इसमें उसमें कोई आपका डिफरेंस नहीं है, बस आपको दशमलव की जगह दशमलव लगा देना है और बाकी आपकी सारी चीज़ें वही हैं। सबसे पहले मैंने क्या बताया था कि 2 2 पर आपको लाइन खींच लेनी है, पेयर बना लेना है, इसका इसका बनेगा, इसका और एक बचेगा तो एक का बनेगा। अब आपको सबसे पहले क्या ले जाना है, एक बार में ले जाना है। इस एक को लेते हुए तो एक एकन्नम एक होता है, इस एक में से एक आपका घट जाएगा तो 0 बचेगा, वहाँ कुछ बचेगा नहीं। ये 50 आप यहाँ पर उतार लेंगे, इस एक को यहाँ पर भी उतार लेंगे, इनको जोड़ लेंगे तो यहाँ पर 2 हो जाएगा। अब 2 के साथ आप कौन सी संख्या रखें कि 50 से ज़्यादा ना हो, तो 2 आप रखिए, यहाँ भी ऊपर 2 रखिए, तो 22 दूना कितना होता है आपका 44 होता है। यानी कि आपका यहाँ पर 44 आ गया। इसको लाइन और खींच लेते हैं। अब इस 50 में से इस 44 को घटाएंगे तो कितना बचेगा, 6 बचेगा। अब यहाँ पर देखिए इसके बाद दशमलव आ रहा है, बस इतना ही सा काम आपको करना है कि जब आपका नंबर दशमलव का आए तो ऊपर जो हम मान लिख रहे थे उसमें दशमलव और लगा देंगे, यानी कि 12 दशमलव आपका हो जाएगा। बाकी कोई चेंज नहीं है, वही सेम प्रोसीजर है। 0 6 यहाँ पर उतार लेते हैं, नेक्स्ट वाला 0 6 हमने उतार लिया। अब आपको क्या करना है, इस 22 के नीचे आप उतारेंगे यही ऊपर वाला जिससे गुणा किया है, यानी कि 2 से गुणा किया है तो उतारेंगे, 22 में 2 जोड़ेंगे तो कितना आएगा आपका 24 आएगा। अब इस 606 तक आपको ले जाना है तो यहाँ पर 2 बार में ले जाएंगे तो आपका 400 समथिंग आएगा और ज़्यादा भी नहीं होगा क्योंकि 242 है। तो आपका 2 बार में यहाँ पर गुणा करेंगे तो 2 आपका यहाँ भी आएगा और गुणा करने पर आपका कितना आएगा, तो 484 इसका जस्ट जो है वो डबल होता है 242 का। फिर से यहाँ पर लाइन खींच देते हैं और अब इस 606 में से 484 को घटाएंगे तो आपका कितना बचेगा, आपका 122 बचेगा, 122 बचेगा। ऊपर वाला 25 क्या करेंगे, फिर से उतार लेंगे, ऊपर वाला 25 फिर से उतार लेंगे। अब इसमें क्या करना है, हमको थोड़ा सा और लाइन यहाँ पर खींच देते हैं। इस 242 को हम कितनी बार में ले गए थे, 2 बार में ले गए थे, यानी कि यहाँ पर फिर से 2 लिखेंगे, यहाँ पर 2 जोड़ देंगे, 242 में 2 जोड़ेंगे तो कितना आएगा आपका 244 आएगा। और यहाँ पर अब आपको देखना है
कि 12,225 जो है वो कितनी बार में जाएगा, तो ये आपका जाएगा लगभग लगभग 5 बार में। मैंने आपको क्या कहा था, स्टार्टिंग का नंबर आप देखते हैं, यहाँ पर देखिए कितने बार में है, उसके आधार पर आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। यहाँ पर 2,400 यानी कि लगभग 2,500 के समथिंग है, यहाँ पर 12,225 समथिंग है, तो 6 बार में ले जाएंगे, लगभग ज़्यादा हो जाएगा, तो 5 बार में ले जाएंगे तो आपका सही आएगा। यानी 5 ऊपर भी गुणा करेंगे तो आपका गुणा करने पर इतना ही मान आएगा, यानी कि 12,225 ही आपका आएगा। दोनों कट जाएंगे तो आपका लास्ट में कुछ भी जो है वो नहीं बचेगा, यानी कि ये ऊपर जो आपका मान आया 12.25, यही उत्तर सही हो जाएगा, 12.25। तो इस प्रकार से आपका दशमलव संख्याओं का वर्गमूल निकाला जाता है। मैंने आपको क्या बताया, कुछ भी इसमें ऐसा कुछ खास बदला नहीं है, केवल और केवल कितना डिफरेंस है कि ये जो दशमलव है वहीं पर लग जाएगा जहां पर नंबर आता है इस वाले दशमलव का, जो कि आपका प्रश्न में दे रखा है। चलिए ऐसा करते हैं, एक और प्रश्न देख लेते हैं ताकि आपको कंसेप्ट बिल्कुल जो है वो क्लियर हो जाए। प्रश्न आपका क्या है, 4.625, इसका आपको क्या निकालना है, धन वर्गमूल करके भी लिखा रहता है या डायरेक्ट भी वर्गमूल आप समझ जाएंगे, तो बस प्रोसीजर आपका वही रहेगा। अब आपको इसको थोड़ा सा नीचे लिख देते हैं ताकि प्रश्न जो है वो नीचे तक आपका पूरा आ जाए। 4.625, इस प्रकार से आपको लाइन खींचनी है और दो दो का पेयर बनाना है। 25 में पेयर बनेगा, फिर 62 में पेयर बनेगा और यहाँ पर 4 में बनेगा। अब यहाँ पर आप संख्या कौन सी लेंगे जिसको उसी संख्या से गुणा करने पर 4 से ज़्यादा ना हो, तो 2 आपका होगा। 2 को 2 से ही गुणा करेंगे तो आपका 4 आएगा। इस 4 में से 4 कट जाएगा तो कुछ नहीं बचेगा। फिर अगला नंबर किसका आया, अगला नंबर इस दशमलव का आया। बस यही चीज़ मैंने कहा कि जब नंबर दशमलव का आएगा तो ऊपर आपको दशमलव लगा देना है, बस और कुछ भी नहीं है इस प्रश्न में एक्स्ट्रा। बाकी सेम प्रोसीजर है। यहाँ वाला 2 फिर से उतार लेंगे, प्लस करेंगे तो यहाँ पर 4 आएगा। इस 62 को फिर से उतार लेंगे यहाँ पर नीचे। अब 4 के साथ क्या रखेंगे, 1 रखेंगे, 41, 51, 41 आपका ले जाएंगे आप, और 62 में से 41 घटा देंगे तो 2 में से 1 गया, 1 बचेगा, यहाँ पर 2 बचेगा। यहाँ पर 41 के साथ आपने 1 से गुणा किया था तो 1 ही जोड़ भी देंगे, तो ये आपका 42 आ जाएगा। फिर आपका जो 25 है वो भी हम यहाँ पर साथ में उतार लेंगे। अब आपको 4 यानी कि 42 लिखा है, इसके साथ ऐसी संख्या लेनी जो 21-25 से ज़्यादा ना हो, तो 5 बार में लगभग जाएगा और 5 बार में ये पूरा पूरा कट जाएगा, यानी कि 21-25 आपका आएगा, तो ये कट जाएगा और यही आपका ऊपर वाला उत्तर 2.15 आंसर जो है वो सही हो जाएगा। एक्चुअल में ये भी ध्यान रखिएगा कि जब कोई स्टेटमेंट वाला प्रश्न है, जैसे कि कोई सेना की संख्या बात की गई, तब आपको वो मान प्लस में ही रखना है। पर यदि इस प्रकार के प्रश्न आए हैं जिसमें सीधे आपसे वर्गमूल पूछ लिया गया है, तो आप प्रश्न में एक चीज़ एक्स्ट्रा और बढ़ा सकते हैं, प्लस और माइनस दोनों दोनों में ही मान इस प्रकार से दर्शाते हैं। और वैसे केवल और केवल 2.15 लिखेंगे वो भी आपका सही माना जाएगा, पर ये थोड़ा सा उससे और एक लेवल पर एक्स्ट्रा है, तो पता ना आपको होना चाहिए। अब देख लेते हैं हम एक घनमूल वाला प्रश्न भी, जिससे आपके दोनों कंसेप्ट क्लियर हो जाएं, और उसके साथ साथ क्या है, इस पर बेस्ड और कौन कौन से स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन आते हैं फिर हम उसको देखेंगे। तो घनमूल पर आधारित आपका कुछ इस प्रकार से प्रश्न आएगा, 0.008 दशमलव पर बेस्ड है, यहाँ पर आपका क्यूब रूट में रहेगा। और अब इसका मान आपसे डायरेक्ट भी लिखा इस प्रकार से बराबर क्वेश्चन मार्क है, इसका मान निकालिए, या प्रश्न पूछा जा सकता है कि इसका आपको घनमूल जो है वो बताना है, क्योंकि यहाँ पर 3 लिखा हुआ है तो उससे ही आप घनमूल अंडरस्टैंड समझ सकते हैं। तो बस अभी इसको हम सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, 0.008 जो है, इसमें इस दशमलव को हटाकर बटे में 0 बढ़ा लेते हैं, यानी 3 को ऐसे रहने दीजिए। इसको आप यहाँ पर करके चलिए हम दिखा देते हैं, 0.008, और ये वाला दशमलव जब हटेगा तो जितनी उसके बाद संख्याएं हैं, यानी कि 3 संख्याएं हैं, उतने ही आपके डिवाइडेड यानी कि बटे में 0 लग जाते हैं, यानी कि 1, 2, 3। ये आपका प्रोसीजर होता है, जिनको नहीं पता उनको पता होना चाहिए। यानी अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 8/1000, और आपका बाहर जो था वो तो साथ में रहेगा ही। ये 3 जो है वो लिखा हुआ है, तो इतना आपने चेंज कर लिया। अब इस
क्यूब रूट से बाहर लाने के लिए आपको क्या करना है, अंदर आपको इसी 3 की घातांक में जो है अंदर चेंज कर लेना है। तो 8 को आप क्या लिख सकते हैं, 8 को आप लिख सकते हैं 2 का क्यूब यानी कि 2 गुणे 2 गुणे 2 लिख सकते हैं। 1000 को क्या लिख सकते हैं, 10 गुणे 10 गुणे 10 लिख सकते हैं। अब इसको बाहर जब लाएंगे तो मैंने क्या कहा था, जब क्यूब रूट की बात होती है तब 3 3 का पेयर बनता है। जब स्क्वायर रूट की बात कर रहे होते हैं यानी कि वर्गमूल की बात कर रहे होते हैं तब आपका 2 का पेयर बनता है। यहाँ पर घनमूल की बात की है इसलिए 3 का पेयर बनेगा यानी कि 3 में से केवल 1 बाहर आएगा तो ऊपर केवल 2 बचेगा, नीचे केवल 10 बचेगा। तो 2/10 आपका उत्तर सही हो जाएगा। या इसी को थोड़ा सा और एक लेवल पर सॉल्व कर सकते हैं तो जीरो काट के ऊपर एक दशमलव लगा सकते हैं। एक के बाद जीरो नहीं लगेगा, केवल और केवल 0.2 या 0.2 आपका बिल्कुल आंसर सही हो जाएगा। ये चीज़ कैसे की, जैसे हमने ऊपर जैसे 0.2 लिखा है तो हम दशमलव हटा के जो जीरो बढ़ा सकते हैं तो सेम चीज़ ये भी तो कर सकते हैं कि जीरो को काट कर ऊपर दशमलव लगा लें। तो यही मैंने जो है यहाँ पर किया है। समझ गए होंगे आप बिल्कुल। तो इस टाइप के प्रश्न हमने देख लिए। अब हम देखेंगे जो आपके स्टेटमेंट बेस्ड प्रश्न होते हैं जो अब आपके अति लघु और लघु दोनों में पूछे जाने लगे हैं। तो इन टाइप के प्रश्नों को ध्यान से समझिएगा। इसके अलावा वीडियो आपको पसंद आ रहा हो, वीडियो इन्फॉर्मेटिव लग रहा हो तो वीडियो को लाइक भी अवश्य कर दीजिएगा ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिलता रहे। इसी प्रकार बैक टू बैक डेली मैं आपको अच्छे अच्छे प्रश्न लेकर आता रहूँ और पूरा कोर्स में आपको इसी प्रकार कंप्लीट जो है वो कराते रहूँ। तो एक लाइक अवश्य कर दीजिएगा। आपके एक लाइक से मुझे एनर्जी मिलती है कि मैं इसी प्रकार और बेहतरीन से बेहतरीन चीज़ें आपके लिए लेकर आता रहूँ। तो चलिए देखते हैं आप प्रश्न। और जो हमारे प्रश्न होंगे वो अब टोटल ओवरऑल जितना हमने पिछले और इस क्लास में पढ़ा उस पर टोटल बेस्ड होंगे, जिसमें वर्ग मूल घनमूल सारी चीज़ें जो है वो आएंगी। तो सबसे पहला प्रश्न जो है आपका यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ कि एक बाग में आम के 2304 पेड़ जो है वो हैं। आगे प्रश्न कह रहा है कि प्रत्येक पंक्ति में उतने ही पेड़ हैं, प्रत्येक पंक्ति में उतने ही पेड़ हैं जितनी की बाग में पंक्तियां हैं, जितनी की बाग में पंक्तियां। तो ये आपका प्रश्न है। ये मान के चलिए कि इस पर बेस्ड एक ना एक प्रश्न आपको अवश्य पेपर में देखने को मिलेगा क्योंकि डीएलएड में 2 बार अब तक इस टाइप का प्रश्न पूछा जा चुका है। इसीलिए मैं आपको सबसे पहले यही प्रश्न जो है वो करा रहा हूँ। तो प्रश्न इसमें पूछा जाएगा कि बाग में कुल कितनी पंक्तियां जो है वो हैं। इस टाइप के प्रश्न मैं करा भी चुका हूँ और मुझे पूरी आशा है कि ये सभी लोग इस प्रश्न को जो है वो कर लेंगे। मैंने आपको बताया था कि जब इस प्रकार के प्रश्न आए कि प्रत्येक पंक्ति में उतने ही पेड़ हैं जितनी की बाग में पंक्तियां, या इसी प्रकार से एक सेना नायक वाला मैंने क्वेश्चन कराया था उसमें भी यही था कि प्रत्येक टोली में उतने ही सैनिक थे जितनी की कुल टोलियां। तो क्या हम करते हैं इस प्रकार के प्रश्नों में, सिंपल सी साधारण सी भाषा में आप वर्गमूल निकालते हैं। किसका, 2304। क्यों वर्गमूल निकालते मैंने आपको बताया था कि दोनों चीजें कॉमन होती हैं। जितने आपके पेड़ हैं उतनी ही पंक्तियां, यानी कि जस्ट आपका कुछ इस प्रकार से क्रॉस हो जाता है, जितने इस टाइप से उतने इस टाइप से। तो ये जस्ट स्क्वायर को दर्शाता है, इसीलिए हम 2304 जो है यानी कि जो भी संख्या यहाँ पर दे रखी होती है उसका वर्गमूल निकाल लेते हैं। तो जो मान निकलता है वही आपका जो प्रश्न में पूछा गया बाग में कुल कितनी पंक्तियां हैं वो आपका निकल के आ जाएगा। तो 2304 का जब आप वर्गमूल कर लीजिए, या मैं डायरेक्ट यहाँ पर गुणनखंड विधि से करके बता देता हूँ। 2 × 2 आपका आएगा, फिर 2 × 2 आएगा, इसी प्रकार एक बार और 2 × 2 आएगा और लास्ट में भी आपका 2 × 2 आएगा और एक बार आपका 3 × 3 आएगा। तो इस प्रकार से आप इसका एलसीएम ले सकते हैं। अब आप यहाँ पर 2 2 के पेयर बना लीजिए, एक ये 2 का पेयर बना, एक ये 2 का पेयर बना, एक ये 2 का, एक ये 2 का, एक ये 3 का। क्योंकि 2304 का आपको पता तो होगा नहीं कि किसका ये वर्गमूल है, तो इस प्रकार से गुणनखंड कर लीजिए, या तो भाग विधि से भी निकाल सकते हैं। भाग विधि से थोड़ा सा समय भी आप बचा सकते हैं। अब वर्गमूल की बात हो रही तो आपको क्या करना है, 2 2 के जो पेयर में वो एक बार लिखना है। तो एक बार 2 लिखेंगे, एक बार 2 लिखेंगे, एक बार और 2 लिखेंगे, एक बार और 2 और एक बार 3 लिखेंगे। इतना आप लिखेंगे
अब इसको आपस में गुणा कर लीजिए, 2 2 जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16 और 16 तियां 48 आपका होता है। तो 48 आपका बिल्कुल जो है वो सही हो जाएगा। यानी कि स्टेटमेंट जरूर लिख दीजिएगा लास्ट में, क्योंकि डीएलएड के पेपर में इस प्रकार के जो करने का तरीका होता है वो अच्छा माना जाता है। कि प्रश्न में जैसे पूछा गया है कि बाग में कुल कितनी पंक्तियां हैं, तो आखिरी में लिख दीजिए कि बाग में कुल 48 पंक्तियां हैं। क्योंकि जो चेक करता है एग्जामिनर बहुत बार क्या करता है, डायरेक्ट आंसर देख लेता है, आपने प्रोसीजर क्या फॉलो किया है उसको ना देखकर। तो आंसर इस प्रकार से थोड़ा सा हाईलाइट करके लिख अवश्य दीजिएगा। और काफी लोग क्या करते हैं कि जो अपना आंसर लिखते हैं या प्रश्न उत्तर जो करते हैं उसको एक ही तरीके से लिखते चले जाते हैं। कहने का मतलब है कि ब्लैक पेन और ब्लू पेन कॉम्बिनेशन का यूज नहीं करते हैं, वो गलत करते हैं। क्योंकि डीएलएड में सबसे ज्यादा जो प्रायोरिटी दी जाती है वो प्रेजेंटेशन की दी जाती है। लिखते आप भी हैं, लिखते और पर्सन भी हैं, पर मेन जो प्रेजेंटेशन है वो बहुत ज्यादा होता है। तो जैसे कि आपका लास्ट में 48 आया, तो आप चाहें तो इसे ब्लैक पेन से लिख सकते हैं, थोड़ा सा आपका हाईलाइट होता है, तो चेक करने वाले एग्जामिनर को आसानी होती है। तो मैथ में तो नहीं, पर अन्य जो सब्जेक्ट है उसमें राइटिंग का भी फर्क पड़ता है, पर यहाँ पर आप थोड़ा सा हाईलाइट करेंगे तो अच्छा लगेगा। चलिए देखते हैं अपना अगला प्रश्न। चलिए देखते हैं प्रश्न। प्रश्न आपका ये है कि एक सेना नायक, ये प्रश्न वो नहीं है जो मैंने पिछले वाले में कराया था, यहाँ पर संख्या बदली हुई है और प्रश्न भी आपका बदला हुआ है। प्रश्न को सबसे पहले समझते हैं कि एक सेना नायक अपने जवानों को पंक्तियों में खड़ा करके एक वर्ग जो है वो बनवाता है। बाद में उसे ये ज्ञात होता है कि 60 जवान शेष रह जाते हैं। जब वो पंक्तियों में खड़ा करके एक वर्ग बनवाता है, उसके बाद उसे पता चलता है कि 60 जवान शेष रह गए हैं। यदि उसके पास कुल जो है वो 8160 जवान थे, तो बताइए कि प्रत्येक पंक्ति में सेना नायक ने कितने जवान खड़े किए थे। अभी तक तो आपने क्या सीखा था कि जब प्रत्येक पंक्ति में इस टाइप वाले प्रश्न आपको देखने को मिले तो आप क्या कर देते थे, सीधे तरीके से उसका वर्गमूल निकाल लेते थे और वही आपका उत्तर हो जाता था। पर यहाँ पर क्या किया गया है, थोड़ा सा प्रश्न में बदलाव किया गया है और 60 जवान शेष की बात की गई है। तो इसको हम कैसे करेंगे, इसको समझिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और ये प्रश्न आपका यानी कि इस पर बेस्ड आपका प्रश्न पूछा जा सकता है, तो ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले कुछ आप इस प्रकार से लिखेंगे कि कुल जवानों की संख्या बराबर कितनी है, तो 8160 जो है वो है। प्रश्न आपको किस प्रकार से करना है वो मैं आपको बता रहा हूँ कि इस प्रकार से थ्योरी के फॉर्म में आपको लिखना होगा। फिर आप लिखेंगे शेष जो जवान है उनकी संख्या कितनी है, तो आप कहेंगे प्रश्न में 60 दे रखी है, यानी कि प्रश्न का जो ब्यौरा है वो पहले लिख लेना है। अब वर्ग में खड़े जवान आपको निकालने हैं, कुल इतने हैं, शेष उसमें से इतने एक्स्ट्रा थे, तो आप लिखेंगे कि वर्ग में खड़े कुल जवान कितने थे, तो उसके लिए आप घटा देंगे आपस में। 8160 में से 60 घटाएंगे तो आपका 8100 जो है वो बचेगा, यानी कि 8100 जो है वो बचेगा। अब यहाँ से प्रश्न आपका वही हो गया जो अभी तक हमने सीखा था। प्रत्येक पंक्ति में खड़े जवानों की संख्या जब निकालनी होती है, यानी कि नेक्स्ट लाइन में आप क्या लिख देंगे, प्रत्येक पंक्ति में खड़े जवानों की संख्या बराबर अंडर रूट 8100, और बस वही प्रोसीजर फॉलो कर लेंगे। 8100 का आपको वर्गमूल निकालेंगे तो आपका कितना निकल के आएगा, 90 निकल कर आएगा। कैसे आएगा, इस जीरो को आप 2 बार गुणा करेंगे तो 2 बार 0 आ जाएगा। इसी प्रकार 9 9 जा 81 होता है, तो डायरेक्ट इस प्रकार से भी निकाल सकते हैं। तो आपका 90 जो है वो उत्तर हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि इस प्रकार के प्रश्नों को आपको कैसे करना है। चलिए एक और प्रश्न देखते हैं, और ये भी प्रश्न आपका बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है डीएलएड के लिए। मैंने स्टार्टिंग में इस पर आधारित भाग कराया था, यहाँ पर आपको प्रश्न में गुणा देखने को मिले, भाग देखने को मिले, कुछ भी देखने को मिले, प्रोसीजर आपको यही फॉलो करना है। प्रश्न क्या है कि वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 1890 में गुणा करने पर गुणनफल पूर्ण वर्ग होगा। यानी कि 1890 आपकी इस समय पूर्ण वर्ग नहीं है। सबसे पहले आप ये पहचानेंगे, जब कह रहा है कि कोई संख्या बताइए जिसको गुणा करने पर आपको ये पूर्ण वर्ग हो, यानी कि इस समय ये पूर्ण वर्ग नहीं है, तो उसके लिए आप क्या करेंगे, 1890 का आपको गुणनखंड कर लेना है, या जिस प्रकार से आप एलसीएम निकाल सकते हैं वो भी आपका गुणनखंड के ही अंतर्गत आता है। तो आप 1890 लिखेंगे और वही सेम फॉलो करके गुणनखंड निकाल लेंगे। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कि आएगा क्या,
तो आपका आएगा 2 × 3 × 5, नहीं 3 आपका 2 बार आएगा, 3 × 3, फिर आपका आएगा 5, एक बार और 3 आएगा, और उसके बाद आपका आएगा 5, फिर आपका 7 आएगा। ये जो है वो आपका आएगा जब आप 1890 को ले जाएंगे। चलिए मैं इसको यहाँ पर करके भी दिखा देता हूँ। तो कुछ इस प्रकार से होगा। सबसे पहले आप 2 से काटेंगे तो आपका 2 × 9 = 18 होता है, फिर 2 × 8 ले जाएंगे, फिर 2 × 5 = 10 होगा। फिर आप 3 से काटेंगे तो फिर 3 तिया 9 होता है, फिर 3 × 1 = 3 ले जाएंगे, एक इधर जाएगा तो 3 × 5 = 15 हो जाएगा। फिर आप क्या करेंगे, एक बार 3 से फिर से काटेंगे तो यहाँ पर 105 आएगा। फिर आप यहाँ पर 3 से फिर से काटेंगे तो आपका 35 आएगा। फिर आप 3 से काटेंगे तो नहीं कटेगा, डायरेक्ट अब ये 5 से कट जाएगा, 5 × 7 = 35 होता है, तो यहाँ पर 7 आएगा और लास्ट में आपका 7 से कटेगा। तो यही लिखा हुआ है 2 × 3 × 3 × 5 × 7, यही यहाँ पर लिखा हुआ है। ये आपको सबसे पहले निकालना है। इतना आपने समझ लिया। अब क्या करना है आपको, जब वर्गमूल प्रश्न में पूछे, प्रश्न में क्या पूछे कि गुणनफल पूर्ण वर्ग हो जाए, यहाँ पर यदि घन लिखा होता तो आपको 2-2 का पेयर बनाना होता है। सॉरी, यदि घन लिखा होता तो आपको 3-3 का पेयर बनाना होता है, परंतु प्रश्न में वर्ग पूछा गया इसलिए आपको 2-2 का पेयर बनाना है। अब देखिए यहाँ पर 2-2 का पेयर कैसे बनेगा। 3 आपके 2 आए हैं तो आप इसका पेयर बना लेंगे। अब 2 भी आपका एक ही बार आया है, 3 भी अभी आपका अकेला रह ही गया, 5 भी अकेला आपका है और 7 भी अकेला है। आपको क्या करना है, इन सभी का पेयर बनाने के लिए उन संख्याओं से गुणा कर देना है, जिससे क्या फर्क पड़ेगा, जिससे ये फर्क पड़ेगा कि जो ये संख्या है आपकी, यानी कि जो 1890 प्रश्न में दे रखी थी, तो जो संख्या निकल के आएगी उसको इसमें से गुणा करने पर ये संख्या आपकी पूर्ण वर्ग हो जाएगी। यानी कहने का मतलब क्या है कि पहली वाली जो 2 दे रखी है, इसका आपको पेयर बनाने के लिए आप एक 2 से गुणा करेंगे, मल्टीप्लाइड लिखिए। फिर इस वाले 3 को आप पेयर करने के लिए एक 3 से भी एक गुणा करेंगे। फिर इस 5 को आप पेयर बनाने के लिए एक 5 से भी गुणा करेंगे, और इस 7 को भी पेयर बनाने के लिए एक 7 से भी गुणा करेंगे। यानी कि 2 × 3 × 5 × 7, 2 तिया 6 होता है, 6 × 5 = 30 होता है, 30 को 7 से करेंगे तो 210 होता है। तो 210 आपकी वो संख्या होगी जिसे आप 1890 में गुणा करेंगे तो गुणनफल आपका पूर्ण वर्ग जो है वो हो जाएगा। अभी तक मैंने जो प्रश्न कराए थे उसमें क्या होता था, आपके सारे पेयर बन जाते थे, एक रह जाता था तो एक कोई आप संख्या निकाल लेते थे और उससे निकल आता था। पर यहाँ पर आप क्या देख रहे हैं कि एक से अधिक संख्याएं ऐसी जिनका पेयर नहीं बन रहा है, तो उन सभी का आप पेयर बनाते हुए जो जो संख्याएं आएंगी उन्हें आपस में आप गुणा कर देंगे। तो दोनों टाइप के हमने प्रश्न कर लिए, ऐसे आए तो भी आप कर ले जाएं, उस प्रकार से प्रश्न पूछा जाए तब भी आप कर ले जाएं। अब क्या करते हैं, हम देखते हैं अपना अगला प्रश्न। ठीक है, अगला प्रश्न क्या हम जो देख रहे थे, दशमलव संख्याएं जो है उस पर आधारित वर्गमूल घनमूल, तो उसी में एक टाइप और आता है जिसमें आपका बटे में संख्या दे रखी होती है, तो उसको हम इसी प्रश्न से समझ लेते हैं। जैसे कि 15.625 दे रखा है, इसको आपको इसका घनमूल जो है वो निकालना है। अब आप इसको कैसे सॉल्व करेंगे घनमूल निकालने के लिए, वो समझिए। सबसे पहले आप क्या करेंगे, इस 15.625 को थोड़ा सा सरल कर लेंगे, यानी कि इस दशमलव को हटाएंगे और नीचे उसके बाद जितनी संख्याएं होंगी उतनी जीरो लगा देंगे। 3 संख्याएं 625, तो 3 जीरो लगा देंगे, बाहर आपका इसी प्रकार 3 जो है वो लिखा रहेगा। अब आपको क्या करना है, मैंने आपको पिछले वाले वीडियो में बताया था कि ऊपर वाली जो संख्या है उसका आपको अलग घनमूल यानी कि ब्रेक अलग कर लेना है, गुणनखंड अलग कर लेना है, नीचे वाली संख्या का गुणनखंड अलग कर लेना है। इसको नेक्स्ट वाली लाइन में हम लिखते हैं। तो ऊपर वाली जो संख्या है उसका जब आप गुणनखंड करेंगे 15,625 का, तो 5 को आप 6 बार जब गुणा करते हैं तब आपका 15,625 जो है वो आता है। 6 बार गुणा कहाँ से आया, तो आप अलग से गुणनखंड करेंगे, जो मैं अभी तक आपको सिखा रहा हूँ उसी से ही आप ये 5 × 5 × 5 × इस प्रकार से निकाल सकते हैं। बटे में आप देखेंगे 1000 है, तो 10 × 10 × 10 आप जानते ही 1000 होता है, वो भी आप नीचे लिख सकते हैं। इतना आपने कर लिया प्रश्न में। और ये ध्यान रखिए ये क्यूब रूट जो दे रखा है ये आपके पूरे में है, नीचे से लेकर ऊपर तक। अब बात किसकी की जा रही है, यहाँ पर 3 लिखा हुआ है। 3 का मतलब क्या है, घन मूल की बात की जा रही है। घन मूल की जब बात की जाती है तब कितने का पेयर बनाते हैं, 3-3 का पेयर बनाते हैं। तो 3-3 का ऊपर बनाएंगे, 3 का नीचे बनाएंगे। अब बाहर जब घनमूल से निकालते हैं तो 3 के पेयर में जो आप बनाते हैं उसको एक बार लिखते हैं, तो 5 एक बार आएगा, एक बार और 5 आएगा, बटे में केवल और केवल 10 आएगा।
इतना आपको प्रश्न में समझ में आ गया। अब आप इसको सॉल्व कर लीजिए। तो 5 5 25 होता है, बटे में 10 होता है। इसको आप और आगे सॉल्व करेंगे तो 2.5 आंसर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। समझ में आपको ये निश्चित ही आ गया होगा कि इस प्रकार के यदि प्रश्न आएंगे बटे वाले भी, तो आपको देख के प्रश्न घबराना नहीं है बिल्कुल भी। कि आपको कभी कभार क्या लगता है यार ये तो बहुत कठिन होगा, उसको आप ऐसे छोड़ देते हैं, और वो प्रश्न बहुत सरल होता है। आपने वो सारी चीजें कंसेप्ट सीखी भी हैं, तो आपको प्रश्न देख के घबराना नहीं है। इसीलिए मैंने क्या किया है कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्नों की प्रैक्टिस करिए, ताकि क्या हो, प्रश्न कैसा भी आए आप उस प्रश्न को छोड़े ना, आप उसको ट्राई करें। और ऐसा भी होता है स्टेप मार्किंग भी होती है, तो आप यदि थोड़ा बहुत फॉर्मूला सही लिख रहे हैं, कुछ स्टेप उसके सही कर रहे हैं, तो उसके भी नंबर दे देते हैं। डीएलएड में आप एक चीज सबसे ज्यादा खास देखेंगे कि बहुत से लोगों के नंबर जो पास होते हैं उनके 12 एकदम बॉर्डर पर होते हैं। 25 में से 12 पास होता है, तो 12 बहुत बॉर्डर पे होते हैं। तो वो 12 एक्चुअल में होते नहीं, वो 12 दिए जाते हैं। जैसे कि आपने किसी प्रश्न को थोड़ा सा स्टेप में लिख दिया कि उसका फॉर्मूला उससे रिलेटेड लिख दिया, यदि आपको बिल्कुल नहीं आ रहा है, तो क्या होता है, जो एग्जामिनर होता है वो सोचता है चलो जहाँ 9 10 नंबर आ रहे हैं तो 11 12 तक कर दें। ऐसा कुछ कुछ कंडीशन में होता है। तो इसीलिए मैंने कहा है कि आपको प्रश्न को ट्राई जरूर करना है, कोई भी प्रश्न को कभी खाली मत छोड़िएगा। चलिए देखते हैं अपना अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपका स्टेटमेंट बेस्ड है कि एक धातु जो है उसकी ठोस आयताकार सिल्ली जो है उसकी माप आपको प्रश्न में दे रखी है। वो माप कितनी है? वो माप है 10 सेंटीमीटर गुणे 4 सेंटीमीटर गुणे 16 16 नहीं, आप 1.6 सेंटीमीटर लिख लीजिए, ताकि प्रश्न में आपके दशमलव वाला भी जो है एक वैल्यू आ जाए। तो ये तीनों दे रखी हैं। ये तीन गुणे का मतलब क्या है? एक लंबाई है, एक चौड़ाई है और एक ऊंचाई है। तो ये प्रश्न में दे रखा है इतना कि है। अब प्रश्न में आगे जो लिखा हुआ उसको समझिए कि इसको पिघला कर एक दूसरी ठोस घनाकार सिल्ली बनाई जाती है। तो बताना क्या है प्रश्न में आपको? प्रश्न में आपसे पूछा गया है कि जो नई सिल्ली है, जो प्रश्न में पूछा गया है कि नई जो सिल्ली है उसकी भुजा की माप जो है वो कितना होगी, ये आपके प्रश्न में पूछा गया है। अच्छा प्रश्न है। अब आपको बताना है आपको इसे कैसे करना है। आपके इसी सेम चैप्टर में ही आपका यह प्रश्न है। तो जो ये दे रखी है आपकी धातु की ठोस आयताकार सिल्ली की माप, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई आपकी दे रखी है। आयताकार सिल्ली का आप इसको प्रश्न को लिखेंगे किस प्रकार से स्टेटमेंट में कि आयताकार, शॉर्ट में लिख देता हूँ, आयताकार सिल्ली जो है उसका आयतन सबसे पहले आप लिखेंगे पहली वाली लाइन में। तो वो आपका कितना हो जाएगा? लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, ये आपका हो जाएगा। अब आयतन जो मान प्रश्न में दे रखा है उसके आधार पर रख देंगे, यानी कि 10 गुणे 4 गुणे 1.6, ये आपका तीनों को आप आपस में गुणा करेंगे तो 64 जो है वो आएगा। 64 सेंटीमीटर क्यूब होगा, क्योंकि लंबाई भी है चौड़ाई भी है और ऊंचाई है, इसलिए आपका यहाँ पर सेंटीमीटर क्यूब होता। लंबाई चौड़ाई होता तो यहाँ पर सेंटीमीटर स्क्वायर होता। वर्ग सेंटीमीटर इसको हम कहते हैं और घन सेंटीमीटर कहते हैं, उसी को यहाँ पर मैंने बताया है। ये आपका आ गया। अब आगे प्रश्न क्या है कि इसे पिघला कर एक दूसरी ठोस घनाकार सिल्ली बना दी गई है। तो अब नई जो घनाकार सिल्ली है उसकी तो हमें भुजा पता नहीं है, तो हम उसे क्या मान सकते हैं? x मान सकते हैं। तो हम इस प्रकार से लिख सकते हैं कि नई जो आपकी घनाकार सिल्ली है उसकी एक भुजा जो है उसको हम मान लेते हैं x। एक हमने x मान ली। अब इसका आयतन यदि आप निकालेंगे तो वही सेम x इंटू एक्स, ये चीज आप निकालेंगे तो इसका मान कितना आएगा? एक्स क्यूब आएगा। तो नई वाली का आया एक्स क्यूब और पुरानी वाली का था आपका 64 सेंटीमीटर क्यूब। अब हम क्या करेंगे? प्रश्नानुसार नीचे यहाँ पर हेडिंग लिख देंगे और दोनों को आप आपस में बराबर रख देंगे। क्यों बराबर रख सकते हैं?
क्योंकि जो पहले वाली आपकी आयताकार सिल्ली है उसी को ही तो पिघलाकर नई बनाई गई है। ऐसा तो है नहीं कि कोई ये आपकी अलग से कोई मटेरियल लाया गया है। वही लिखा है कि धातु की ठोस आयताकार सिल्ली की माप जो दे रखी है यहाँ पर, इसी को पिघलाकर एक दूसरी ठोस घनाकार सिल्ली बनाई गई है, यानी कि दोनों आपस में बराबर होंगी प्रश्नानुसार। तो एक्स क्यूब की वैल्यू आप 64 के बराबर रख देंगे, तो यहाँ से आप एक्स का मान निकालेंगे तो ये आपका इधर क्यूब रूट में लग जाएगा 64। और आप जानते हैं कि 64 किसका क्यूब रूट में होता है, तो 4 गुणे 4 गुणे 4 आपका होता है, जिसे आप जब निकालेंगे क्यूब रूट से बाहर तो केवल 4 बचेगा और 4 ही आपका उत्तर बिल्कुल सही हो जाएगा। यानी कि आप ये कह सकते हैं कि जो नई सिल्ली है उसकी जो भुजा की माप होगी वो 4 जो है वो सेंटीमीटर में हो जाएगी। समझ में आपको प्रश्न आ गया होगा। ये सभी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और ये देखिए देखिए टॉपिक आपका क्या था, दशमलव संख्याओं का वर्गमूल, घनमूल, ये सारी चीजें। मैं चाहता तो केवल और केवल आपको दशमलव संख्याओं पर वर्गमूल करा देता, घनमूल करा देता, वहां पर मामला फिनिश कर देता। पर मैं क्या कर रहा हूँ, अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि कैसा भी घुमाकर किसी भी प्रकार का प्रश्न पूछा जा सके, प्रश्न आपके पेपर में आए तो आप उसे अवश्य करके आए। मैं अपनी तरफ से पूरी मेहनत कर रहा हूँ। बस आपका क्या फर्ज है कि वीडियो में जितने भी मैं प्रश्न करा रहा हूँ उनको आप प्रैक्टिस अवश्य करिएगा, ताकि मैं जितनी भी यहाँ पर मेहनत कर रहा हूँ वो मेरी मेहनत आपकी जो है वो बेकार जो है वो मेरी मेहनत बिल्कुल भी ना जाए। इसके साथ साथ मुझे मोटिवेशन थोड़ा बहुत मिलता रहे तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक भी अवश्य कर दीजिएगा, और उसके साथ साथ जितने भी अन्य छात्र हैं उनके साथ शेयर भी अवश्य कर दीजिएगा, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो शाम 8 बजे की टाइमिंग है लाइव डीएलएड 4th सेमेस्टर की, उसमें ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ सकें। तो चलिए एक प्रश्न हम आपके लिए भी देते हैं, आप चाहें तो इन प्रश्नों का स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो जितने भी प्रश्न आपके आ सकते थे, पिछला वाला पार्ट इस पार्ट को मिलाकर सभी हमने करा दिए हैं। पिछला वाला पार्ट आपका बहुत ही लेंदी भी था, कोई भी प्रश्न मैंने नहीं छोड़ा है। तो अब एक प्रश्न आपके लिए भी है जिसका आंसर आपको वीडियो के मेन कमेंट में टाइप करके बताना है, सभी लोगों को करना है। और कोशिश कीजिए जितने लोग वीडियो देख रहे हैं एक एक व्यक्ति का आंसर आना चाहिए, क्योंकि आप करेंगे तभी आपको चीज़ें समझ में आएंगी, आप अपना दिमाग चलाएंगे तभी आपको चीज़ें समझ में आएंगी। प्रश्न आपका क्या है कि एक फल निर्यातक घनाकार पेटियों में सेबों की पैकिंग इस प्रकार कराता है कि एक पंक्ति में जितने सेब रखे जाते हैं, पेटी में सेबों को जो सेब जो है उनकी उतनी ही जो है वो पंक्तियां हैं, तथा सेबों की उतनी ही तहें भी रखी जाती हैं। यदि एक पेटी में 3375 सेब रखे गए हैं तो ज्ञात कीजिए कि प्रत्येक पंक्ति में कितने सेब रखे गए हैं। मैंने प्रश्न करा दिया है हर टाइप का, तो अब आपका उत्तर सही आएगा ऐसी मैं उम्मीद करता हूँ। इसी के साथ हमारा ये जो चैप्टर है, टॉपिक है, वो कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वाला जो क्लास होगा शाम 8 बजे वो आपका प्रायिकता पर आधारित होगा। आप चाहें तो पहले से पढ़ भी सकते हैं ताकि चीज़ें आपको और अच्छे से समझ में आए। तो इसी के साथ हमारा वीडियो आज का समाप्त होता है। आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक अवश्य कीजिएगा, नए हैं चैनल पर तो सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। और यदि पहले के वीडियो आपने डीएलएड 4th सेमेस्टर चतुर्थ सेमेस्टर के नहीं देखे हैं, जिसमें हम सभी वीडियो करा चुके हैं डीएलएड 4th सेमेस्टर से रिलेटेड इंपॉर्टेंट वन लाइनर, फास्ट रिवीजन, इसके साथ साथ एमसीक्यू, इसके साथ साथ 3-4 वीडियो में पूरा कोर्स, वो सभी वीडियो, और साथ ही साथ डीएलएड 4th सेमेस्टर की मैथ के भी सभी वीडियो हम ऑलरेडी करा चुके हैं, जो कि इससे पहले के हैं। वो आप देखना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल जो है वहाँ पर भी एक साथ मैंने सभी प्लेलिस्ट की लिंक दे दी थी, और डायरेक्ट भी आप यूट्यूब पर बालाजी स्टडी अड्डा 4th सेमेस्टर फास्ट रिवीजन या 4th सेमेस्टर बालाजी स्टडी अड्डा मैथ 4th सेमेस्टर मैथ इस प्रकार से सर्च करेंगे, बालाजी स्टडी अड्डा सर्च कर दिएगा तो साथ में सारी आपकी जो प्लेलिस्ट है वो मिल जाएगी। तो चलिए आज वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू फॉर वॉचिंग।